इसमें आमाशय के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंत का, और जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन हम जानते हैं भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। एक है इसमें छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन SI से, और इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन LI से। तो आंत के बारे में हम देख रहे हैं, तो आंत या इंटेस्टाइन की पोजीशन देखते हैं कि ये पशु के शरीर के अंदर कहां पाई जाती है। तो आंत की जो पोजीशन कहां होती है, दाहिनी ओर होती है। इसकी पोजीशन यानी कि राइट साइड में होती है, दाहिनी ओर पाई जाती है, राइट साइड के अंदर ये होती है। अब ये आंत वाला जो भाग होता है वो किसके साथ जुड़ता है, यानी कि हमने पहले भी देखा था कि एक मिजेंट्री के फोल्ड के द्वारा आंतें जुड़कर उदर गुहा की भित्ति के साथ फिक्स रहती है, जिसे हम मिजेंट्री के नाम से जानते हैं। तो मिजेंट्री के द्वारा ये जुड़ती है, तो मिजेंट्री के द्वारा ये किसके साथ जुड़ी रहती है, उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति के साथ। उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति के साथ जुड़ी रहती है मिजेंट्री के द्वारा आंतें, और उनकी पोजीशन कहां होती है, दाहिनी ओर होती है। तो उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति वाला जो एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है, लंबर वाला एरिया होता है, कि लंबर क्षेत्र के अंदर मिजेंट्री के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति के साथ जुड़ी रहती है। दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब हम इसमें देखते हैं कि छोटी आंत के अंदर यदि पार्ट देखा जाए तो कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसका सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम। पहला भाग डुडेनम है। डुडेनम वाला भाग आगे किसके साथ जुड़ जाएगा, जेजुनम के साथ। दूसरा भाग इसका जेजुनम आता है, जेजुनम आगे किससे जुड़ जाएगा, इलियम से। तो डुडेनम, जेजुनम और इलियम इसके तीन भाग हो गए। और आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखा जाता है तो पहला भाग इसका कहलाता है सीकम। सीकम आगे जुड़ जाता है कोलन से, और कोलन आगे जुड़ जाता है रेक्टम से। तो सीकम, कोलन और रेक्टम इसके अंदर इसके तीन भाग हो गए। तो अब हम ये भी देखते हैं इसके अंदर कि छोटी आंत का फैलाव कहां से कहां तक फैला होती है। तो इसका फैलाव की बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी आंत जो स्टार्ट होती है, हमने देखा था कि आमाशय के अंदर जो नॉन रूमिनेंट पशु हैं इसके दो भाग थे, फंडिक और लास्ट वाला भाग था पाइलोरिक भाग। यानी कि डुडेनम वाला हिस्सा कहां से स्टार्ट होता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होकर। यानी कि ये कहां से स्टार्ट होता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से। आमाशय के पाइलोरिक भाग से तो ये शुरू होता है और कहां तक जाएगा, इलियम और ये सिक्कम का बीच का क्या होगा, जंक्शन। तो कहां तक जाएगा, इलियोसिकल जंक्शन तक ये जाएगा। यानी कि इसका फैलाव कहां से होता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से लेकर कहां तक जाता है, इलियोसिकल जंक्शन तक जाएगा, वहां तक आ जाएगी छोटी आंत। और यदि ये इलियोसिकल जो जंक्शन है, इलियोसिकल जो जंक्शन है वहां से ये कहां तक फैली होती है, गुद्दा तक फैली होती है, क्योंकि रेक्टम के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, गुद्दा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने इसके फैलाव की बात कर ली। इसके तीन तीन पार्ट हमने देख लिए, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, सिकम, कोलन और रेक्टम बड़ी आंत में हो गया। फिर हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो एवरेज इसकी लंबाई होती है 50 से 52 मीटर लंबी होती है, और 5 से 6 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, व्यास होता है। इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई यदि देखी जाए तो 10 से 12 मीटर तो ये लंबी होती है, और 5 से 15 इंच का क्या होता है, इसका व्यास होता है। छोटी आंत जो होती है लंबाई के अंदर तो लंबी होती है लेकिन व्यास में संकरी होती है। बड़ी आंत जो होती है वो लंबाई के अंदर तो कम लंबी और व्यास के अंदर कैसी मिलेगी, चौड़ी मिलेगी। तो ये हमने देख भी लिया, इसका व्यास 5 से 15 इंच तक हो सकता है, इसका व्यास 5 से 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग के अंदर क्या पाई जाती है, फिंगर लाइक उभार पाए जाते हैं। उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक उभार पाए जाते हैं। और फिंगर लाइक उभार जो छोटी आंत में पाए जाते हैं इससे हम कहते हैं बिलाई। तो ये बिलाई का मेन काम क्या होता है,
कि जैसे मान लो ये आंत है और आंत के अंदर इस तरीके से क्या पाए जाएंगे, बिलाई पाए जाएंगे, और बिलाई का मेन काम क्या होता है, अवशोषण के सतह को बढ़ा देता है। यानी कि अवशोषण के जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम करेगी बिलाई। ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाई जाती है, बिलाई पाई जाती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बिलाई जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसमें बिलाई नहीं पाई जाती। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है बुर्नर ग्रंथियां। बुर्नर ग्रंथियां स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में बुर्नर ग्रंथियां नहीं पाई जाती। तो यह भी ध्यान रखना है, बुर्नर ग्रंथियां छोटी आंत में तो पाई जाएंगी, लेकिन बड़ी आंत के अंदर नहीं पाई जाएंगी। तो ये इसमें अंतर होते हैं। सबसे पहले हमने एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि जो आंत वाला भाग है, आंतें कहां पे होती है, दाहिनी साइड राइट साइड में मिलेगी। डिसेंट्री के द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति के साथ जुड़ी हुई होती है। दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के अंदर हमने तीन भाग देखे, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, और बड़ी आंत में सिक्कम, कोलन और रेक्टम। फैलाव देखा हमने, अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू हो गया था डुडेनम वाला भाग, यानी कि छोटी आंत का पहला भाग यहां से स्टार्ट हो रहा है, अमाशय के पाइलोरिक भाग से लेके इलियोसिकल जंक्शन तक, इन दोनों के बीच का जंक्शन आएगा तो इलियोसिकल जंक्शन तक जाएगी। और ये इलियोसिकल जंक्शन से कहां तक फैली होती है, गुद्दा तक फैली होती है। लंबाई की बात करें तो ये 50 से 52 मीटर लंबी, इसकी लंबाई 10 से 12 मीटर, इसका व्यास 5 से 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास 5 से 15 इंच का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। और बिलाई का मेन काम क्या होता है, अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, सतह के सरफेस एरिया को बढ़ जाएगा तो अवशोषण इसमें ज्यादा हो पाएगा, और इसमें बुर्नर ग्रंथियां पाई जाती है और इसमें बुर्नर ग्रंथियां नहीं पाई जाती। देखो, इसमें हम आंत के बारे में देख रहे थे, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर तो छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर हमने डिफरेंस देखे थे। तो अब हम छोटी आंत को लेते हैं। सबसे पहले छोटी आंत के बारे में देखते हैं। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखा जाए तो इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है पहला भाग इसका ड्यूडेनम, दूसरा भाग होता है इसका जेजुनम, और तीसरा भाग इसका होता है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो तीन भागों के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो ये छोटी आंत की जैसे पोजीशन हमने देख लिया, सारी की सारी आंतें जो होती है वो कहां होती है, शरीर के दाहिनी ओर होती है, दाईं साइड के अंदर पाई जाएंगी। तो ड्यूडेनम वाला भाग जो होता है छोटी आंत का पहला भाग कहलाता है, इसे प्रथम भाग कहते हैं। ये छोटी आंत का मध्यम भाग होता है और ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। तो अब इसमें हम लंबाई की बात करें तो ड्यूडेनम की जो लंबाई होती है वो लगभग 1 मीटर लंबाई होती है, और इसकी लंबाई भी लगभग 1 मीटर होती है। और इसकी लंबाई जेजुनम की जो होती है वो सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 48 से 50 मीटर लंबा भाग होता है। यानी कि ड्यूडेनम की लंबाई 1 मीटर और इलियम की लंबाई भी लगभग 1 मीटर होती है। 48 से 50 मीटर जो जेजुनम वाला भाग होता है वो सबसे छोटी आंत का लंबा भाग होता है। अब जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये अमाशय के अंदर हम देखा जाए रूमिनेंट पशुओं के हिसाब से, तो आगे के अमाशय के अंदर वाला भाग था एबोमेजम में फंडिक भाग, और ये वाला था पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक भाग से ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही पाइलोरिक भाग से ये निकलता है तो इस तरीके से एस आकृति का लूप बनाता है। यानी कि ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर पाया जाता है एस आकृति का लूप पाया जाता है। एस आकृति का लूप किसमें पाया जाता है, ड्यूडेनम वाले भाग में पाया जाता है। और इस एस आकृति का जो लूप बनता है इसमें दो डक्ट यहां पे आके खुलेंगी इस ड्यूडेनम के अंदर। एक तो खुलती है बाइल डक्ट और एक होती है इसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट। तो दो डक्ट आके किसमें खुल जाती है, एस आकृति का जो लूप ड्यूडेनम बनाता है उसके अंदर खुलती है बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, एस आकृति का लूप किसके अंदर होता है, ड्यूडेनम में, और इसमें खुलती है बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट। अब घोड़े के अंदर क्या होता है, घोड़े के अंदर जैसे ही पाइलोरिक वाले भाग से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, तो जैसे मान लो हॉर्स की बात करते हैं या घोड़े की बात करते हैं, तो घोड़े के अंदर जैसे तीन भागों में बंटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक वाला भाग। तो अमाशय के पाइलोरिक वाला भाग है, वहां से जैसे ड्यूडेनम निकलता है तो उसकी 5 से 6 इंच की दूरी पर
5 से 6 इंच की दूरी पर वहां पे क्या बनती है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, पाउच नुमा संरचना बनती है, जिसे हम डाइवर्टिकुलम जिसे हम डाइवर्टिकुलम डुडेनाई के नाम से जानते हैं। तो डाइवर्टिकुलम डुडेनाई किसके अंदर पाई जाती है, घोड़े के अंदर। यानी कि घोड़े के अंदर पाइलोरिक वाले भाग से, यहां से डुडेनम स्टार्ट हुआ है, उससे 5 से 6 इंच की दूरी पर एक मेम्ब्रेन की बनी झिल्ली नुमा पाउच नुमा संरचना बनती है, जिसे डाइवर्टिकुलम डुडेनाई कहते हैं। और इसमें बाइल डक्ट व पैंक्रियाटिक डक्ट आके इसके अंदर खुलेगी। तो बाइल डक्ट भी इसमें खुलती है और पैंक्रियाटिक डक्ट आके किसमें खुलती है, डाइवर्टिकुलम डुडेनाई के अंदर आके खुल जाती है। फाउल के अंदर हम इसमें बात करते हैं, तो फाउल के अंदर यदि आपसे पूछा जाता है तो इसमें दो तो बाइल डक्ट पाई जाती है, फाउल के अंदर दो बाइल डक्ट होती है और दो ही इसके अंदर पाई जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो फाउल में दो बाइल डक्ट पाई जाएंगी और दो ही इसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है। और ये दोनों की दोनों किसमें खुलती है, डुडेनम के अंतिम भाग के अंदर खुलती है, डुडेनम के अंतिम भाग के अंदर खुलती है। वैसे हम देखते हैं कि बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक जो डक्ट होती है वो डुडेनम का जो सबसे समीपस्थ सिरा होता है वहां पे खुलती है। घोड़े के अंदर ये डाइवर्टिकुलम डुडेनाई में खुलती है और फाउल के केस में डुडेनम के अंतिम भाग के अंदर दो बाइल डक्ट और दो ही पैंक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है। तो ये था इसके अंदर छोटी आंत के बारे में डिफरेंस था। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो अमाशय के पाइलोरिक भाग से उस भोजन को बड़ी आंत तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा काम है इसका डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का जो श्रावण करती है वो छोटी आंत के अंदर होता है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। डाइजेस्टिव जूस का श्रावण करेगी। पहला काम हो गया कि अमाशय के पाइलोरिक भाग से भोजन को बड़ी आंत तक पहुंचाने का हो गया। तीसरा मेन काम है इसमें कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, तीनों का क्या करती है, ये पाचन करवाती है। छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी और प्रोटीन का पाचन होता है। और चौथा काम है पचित भोजन के अंदर, पचित भोजन के अंदर जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, इसका क्या करवाती है, अवशोषण करवाती है। यानी कि पचित भोजन में ग्लूकोज का, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का अवशोषण होता है छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन होता है, डाइजेस्टिव जूस का स्रावन करती है और पेट के पाइलोरिक भाग से भोजन को कहां पहुंचाती है, बड़ी आंत तक पहुंचाने का काम कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अब देखो हम इसमें देखते हैं बड़ी आंत के बारे में, और बड़ी आंत को हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके पार्ट हम देखा जाए तो ये तीन भागों के अंदर डिवाइड होती है बड़ी आंत भी। तो पहला भाग इसका होता है सिक्कम, दूसरा भाग होता है इसका कोलन और तीसरा भाग होता है इसका रेक्टम। तो बड़ी आंत के बारे में बात करें तो इसकी पोजीशन कहां पे होगी, दाहिनी ओर। यानी कि सारी की सारी आंत कहां पाई जाती है, शरीर के दाहिनी ओर पाई जाती है, राइट साइड में पाई जाती है। तीन भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम वाला बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है, ये वाला भाग इसका मध्यम भाग होता है और ये वाला भाग इसका अंतिम भाग होता है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है वो 0.8 मीटर लगभग लंबी होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 10 मीटर लंबी होती है, कोलन वाला भाग जो होता है, और ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई की बात करते हैं तो 0.8 मीटर, 10 मीटर और 30 सेंटीमीटर। अब यदि इसके व्यास की बात करते हैं, चौड़ी कितनी होती है, ये लगभग 5 इंच व्यास होता है, इसका भी लगभग 5 इंच का व्यास होता है। तो अब जो सिक्कम वाला भाग होता है इसको हम ब्लाइंड सेक के नाम से भी जानते हैं, ब्लाइंड सेक के नाम से जाना जाता है सिक्कम वाला भाग। और कोलन वाले भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोइल्स पाए जाते हैं। कोइल्स का मतलब होता है कुंडलन पाए जाते हैं। कोलन वाले भाग के अंदर कोइल्स या कुंडलन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सिक्कम वाले, कोलन वाले भाग को तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से भाग होंगे, एक तो होता है इसमें असेंडिंग कोलन, एक होता है इसमें डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन हो गया, और एक होता है इसमें ट्रांसवर्स कोलन।
यानी कि कॉइल्स या कुंडलन की वजह से इसके अंदर 3 भाग बनते हैं, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, कॉइल्स या कुंडलन पाए जाते हैं। अब आते हैं हम, रेक्टम वाला भाग होता है। रेक्टम वाला जो हिस्सा कहां पे चला जाता है, पेल्विक गुहा के अंदर, यानी कि पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होता है रेक्टम वाला हिस्सा। और इसकी जो भित्ति होती है, रेक्टम वाले की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, वह चौड़ी होती है। रेक्टम वाले की क्या भित्ति कैसी होगी, मोटी और चौड़ी होती है, पेल्विक गुहा के अंदर स्थित होता है। और इसका जो पश्च भाग होता है, रेक्टम का जो पश्च भाग होता है, वहां पे एक मसल्स के द्वारा ये क्या होता है, बंद होता है। और इस मसल्स को बोलते हैं हम एनल स्फिंक्टर मसल, एनल स्फिंक्टर कहते हैं। और इसके बाद हम इसके कार्य देख लेते हैं, बड़ी आंत के काम क्या होते हैं। देखो, पहला काम इसका क्या होता है कि यहां पे सभी का पाचन तो होता नहीं, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थों का जो पाचन है यहां पे होता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भोज्य पदार्थों का पाचन यहां पे होता है। और कुछ सीमा तक यहां पर न्यूट्रिएंट का, यानी कि पोषक तत्वों का यहां पे क्या होता है, अवशोषण होता है। कुछ सीमा तक पोषक तत्वों का अवशोषण भी कहां पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण भी कहां पे होता है, बड़ी आंत वाले हिस्से के अंदर होता है। और बड़ी आंत का सबसे लास्ट भाग है रेक्टम वाला भाग। तो रेक्टम वाला भाग होता है, वो अस्थायी तौर पर अपशिष्ट पदार्थों को स्टोर भी करती है। अस्थायी तौर पर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका संग्रहण करती है, उनको स्टोर करके रखती है। अर्थात क्योंकि वहां पे पाई जाती है एनल स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, और रेक्टम को वो क्या करेगी, बंद करेगी। अस्थायी तौर पर अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले हिस्से में होता है। पानी का अवशोषण कुछ मात्रा में यहाँ पे होता है, कुछ सीमा तक कुछ न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, कुछ भोज्य पदार्थों का पाचन के अंदर भी सहायक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ काम है इसमें। अब देखो, कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि घोड़े के अंदर बात करते हैं। तो घोड़े के अंदर जो सिक्कम होती है, सिक्कम होती है वो काफी बड़ी होती है। अर्थात इसकी जो लंबाई होती है घोड़े के अंदर सिक्कम की, वो 1 से 2 मीटर लंबी होती है। और यहाँ पे सिक्कम वाला जो भाग है घोड़े के अंदर, वहां पे होता है जीवाणीय किण्वन की क्रिया होती है। जीवाणीय किण्वन होता है वहां पे, अर्थात बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की क्रिया जो होती है वो कहां पे होती है, घोड़े के सिक्कम वाले भाग में होता है। सिक्कम बड़े साइज की होगी, 1 से 2 मीटर लंबी होती है। जीवाणीय किण्वन की क्रिया जहां पे कहां पे होती है, सिक्कम वाले हिस्से में होती है। और इसकी यदि आकृति की बात करते हैं सिक्कम की, तो कैसी होती है, कोमा शेप होती है। आकृति कैसी होती है, कोमा शेप होती है। और इसमें 4 अनुदैर्घ्य, 4 अनुदैर्घ्य मांसपेशीय बैंड पाए जाते हैं। सिक्कम वाले हिस्से में 4 अनुदैर्घ्य मांसपेशीय बैंड पाए जाते हैं। और गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं होती है, गुब्बारे नुमा संरचनाओं की 4 पंक्तियां पाई जाती है। गुब्बारे नुमा संरचनाओं की 4 पंक्तियां पाई जाएंगी, और उसको हम बोलते हैं सैक्यूलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सैक्यूलेशन कहते हैं। यानी कि इस तरीके से गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं इसके अंदर बनती है, तो इस प्रकार से गुब्बारे नुमा संरचनाओं की इसमें क्या होती है, 4 पंक्तियां पाई जाती है, जिसे हम सैक्यूलेशन कहते हैं। सिक्कम वाले भाग में 4 अनुदैर्घ्य मांसपेशियां बैंड पाए जाते हैं। आकृति कोमा शेप होती है, और यहाँ पे जीवाणीय किण्वन की क्रिया होती है। सिक्कम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, 1 से 2 मीटर लंबा होता है। अब घोड़े में कोलन की बात कर लेते हैं। तो कोलन के अंदर भी, घोड़े का जो कोलन का प्रथम हिस्सा होता है, घोड़े की कोलन का प्रथम हिस्सा जो होता है वो घोड़े की नाल के समान होता है। घोड़े की नाल के समान संरचना इसकी होती है, अर्थात शू आकार का ये होता है। और इसमें भी देखा जाता है तो इसमें भी सैक्यूलेशन पाए जाते हैं। यानी कि कोलन वाला जो हिस्सा है इसमें भी सैक्यूलेशन पाए जाएंगे, वह 2 मांसपेशीय बैंड पाए जाते हैं।
यानी कि कोलन वाले हिस्से के अंदर भी दो मांसपेशीय बैंड होंगे, सर्कुलेशन पाए जाएंगे और प्रथम हिस्सा घोड़े की नाल के समान का आकार का होता है, अर्थात सू के आकार का इसके अंदर होता है। और इसमें यदि हम कुत्ते के अंदर बात करें, यानी कि डॉग के अंदर यदि बात करते हैं, तो डॉग के अंदर क्या होता है कि जो रेक्टम वाला हिस्सा है, रेक्टम व एनल, यानी कि एनस वाला जो हिस्सा है उसके जंक्शन पर पाई जाती है एनल ग्लैंड। तो डॉग के अंदर एनल ग्लैंड पाई जाती है। कहां पाई जाएंगी? रेक्टम और एनस के जंक्शन पे पाई जाती है। डॉग के अंदर एनल ग्लैंड पाई जाएंगी। और फाउल की यदि बात करते हैं, फाउल के अंदर दो सिक्का पाए जाते हैं। सिक्का इसमें कितने होंगे? फाउल में दो पाए जाते हैं। और हमने देखा था छोटी आंत में तो बिलाई पाई जाती है, लेकिन फाउल के केस में देखते हैं कि कोलन के अंदर भी क्या पाई जाती है? बिलाई पाई जाती है। तो फाउल के केस में कोलन में भी बिलाई पाई जाती है, दो सिक्का पाए जाते हैं। और कुत्ते के अंदर रेक्टम और एनस के जंक्शन पर एनल ग्लैंड्स पाई जाती है। देखो, आंत के बाद हमने छोटी आंत को भी देख लिया, बड़ी आंत को देख लिया, और बड़ी आंत और छोटी आंत और बड़ी आंत के बाद फिर आता है लास्ट पार्ट, गुद्दा। अब गुद्दा को यदि हम देखते हैं तो ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। तो आहार नाल का अंतिम भाग जो होता है वो क्या होता है? गुद्दा, यानी कि एनस होता है। फिर इसकी पोजीशन हम देखते हैं, गुद्दा की पोजीशन कहां पे होती है? तो इसकी पोजीशन होती है कि कॉक्सीजियल जो वर्टिब्रा होती है उसके नीचे होता है, अर्थात जो फोर्थ कॉक्सीजियल वर्टिब्रा होती है, फोर्थ कॉक्सीजियल वर्टिब्रा जो होती है उसके नीचे इसकी क्या होती है? पोजीशन होती है। और इसका मेन काम क्या होता है? मल का उत्सर्जन करना। मल का उत्सर्जन करने का इसका मुख्य कार्य होता है, जिसे हम बोलते हैं डीफिकेशन। मल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? डीफिकेशन कहलाता है। वो किसका काम होता है? गुद्दा या एनस का काम होता है। गुद्दा या एनस से पहले रेक्टम आता है। रेक्टम वाले हिस्से के अंदर लास्ट हिस्से में हमने देखा था एनल स्फिंक्टर्स मसल्स होती है जो उसको कंट्रोल करती है, अर्थात रेक्टम हिस्से को बंद रखती है। और गुद्दा वाले क्षेत्र से उस मल का उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो मल उत्सर्जन का काम मेनली किसका होता है? एनस का होता है। और गुद्दा वाला जो क्षेत्र होता है वो बाल रहित होता है, यानी कोई बाल उस पर नहीं पाए जाएंगे। और वहां पे क्या मिलेंगी? श्वेत ग्रंथियां और सीबेसियस ग्रंथियां वहां पे पाई जाती है। तो वहां पे सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाएंगी और श्वेत ग्रंथियां पाई जाएंगी। बाल रहित होता है। मेन काम इसका मल का उत्सर्जन करना होता है। चौथी कोक्सियल वर्टिब्रा के नीचे होता है और आहार नाल का ये अंतिम भाग होता है। इसी प्रकार से फाउल के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर गुद्दा की जगह क्लोएका। तो क्लोएका के बारे में जानते हैं। तो फाउल में पाए जाने वाली कैसी संरचना होती है? ये नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होगी। और फाउल के अंदर ये पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों तंत्रों की संयुक्त रूप से एक ओपनिंग होती है। और ये ओपनिंग किसके अंदर खुलेगी? बाहर की साइड में खुल जाएगी। यानी कि पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र है, तीनों के तीनों तंत्र एक नलिका नुमा संरचना जो क्लोएका के रूप में, संयुक्त ओपनिंग के रूप में बाहर की ओर खुलता है। अब इसमें देखा जाता है कि तीन संरचनाएं पाई जाती है इसके अंदर, जिसे हम CUP कप के नाम से जानते हैं। तो C4 आता है इसमें कॉप्रोडियम, कॉप्रोडियम। U4 आता है यूरोडियम। और P से नाम आता है प्रोक्टोडियम। तो तीन प्रकार की संरचनाएं होती है इसके अंदर, कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। अब कॉप्रोडियम जो होता है वो किसके अंदर खुलता है? कोलन के अंदर खुलता है। यानी कि ये किसमें खुलेगा? कोलन में खुलती है। और यूरोडियम जो होता है ये किसमें होगी? एक तो होगी जेनाइटल डक्ट, जेनाइटल डक्ट के अंदर, वह यूरेटर के अंदर, यूरेटर में खुलती है। तो तीन प्रकार की संरचना होती है क्लोएका के अंदर। कॉप्रोडियम जो होती है वो किसमें खुल जाती है? कोलन के अंदर। यूरोडियम किसमें खुल जाएगी? एक तो जेनाइटल डक्ट के अंदर और यूरेटर के अंदर खुल जाएगी। और प्रोक्टोडियम जो होता है वो किसमें खुलती है? बर्सा फैब्रिकस में, बर्सा फैब्रिकस
के अंदर खुल जाएगी। तो बर्सा फैब्रिकस क्या होता है? ये बर्सा फैब्रिकस क्या होता है? एक ब्लाइंड सेक होता है। एक ब्लाइंड सेक होता है जो 4 माह की उम्र के अंदर तो क्या होता है? प्रकट होता है, और 18 माह की उम्र के अंदर ये क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। फाउल के अंदर ब्लाइंड सेक के रूप में होता है बर्सा फैब्रिकस, जो कि 4 माह की उम्र में प्रकट होगा, 18 माह की उम्र में ये विलुप्त हो जाता है। और इस ब्लाइंड सेक को या बर्सा फैब्रिकस वाली जो संरचना है, इसे हम बी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं। बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। इस बर्सा फैब्रिकस को बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। अर्थात एक ब्लाइंड सेक होता है, 4 माह की उम्र में ये प्रकट होता है, 18 माह पे ये विलुप्त हो जाता है। और हमने इसमें देखा क्लोएका में 3 संरचनाएं बनती है, कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम कोलन में खुल जाती है, यूरोडियम जेनाइटल डक्ट और यूरेटर में खुल जाती है, और प्रोक्टोडियम किसमें खुलती है? बर्सा फैब्रिकस में खुलती है। नेक्स्ट इसमें हम एक ग्लैंड पढ़ रहे हैं, अग्नाशय, जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियाटिक ग्लैंड या अग्नाशय। अब देखो इसकी आकृति क्या होती है। सबसे पहले इसकी आकृति के बारे में जानते हैं। तो आकृति कैसी होती है इसकी? चपटी होती है, अनियमित होती है, अर्थात चतुष्फल की आकृति होती है। चतुष्फल की इसकी आकृति होती है। चपटी, अनियमित, चतुष्फल की आकृति की होती है। और इसके रंग की बात करते हैं तो रंग इसका लाल पीला रंग होता है। लाल पीला रंग होता है इसका। वजन की बात करते हैं, वजन इसका लगभग कितना होता है? 300 से 500 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। और पैंक्रियाटिक ग्लैंड की पोजीशन कहां पे होती है? तो हमने ये देखा था कि डुडेनम के अंदर एस आकृति का लूप बनता है, तो उस एस आकृति के लूप के अंदर ये स्थित होती है। अर्थात इसकी पोजीशन कहां पे होती है? डुडेनम की एस आकृति के लूप के अंदर ये क्या होगी? स्थित रहती है। और यह प्रकार की जो ग्रंथि होती है, पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है, तो ये दोनों प्रकार की होती है। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो हमने देखा था कि ये एस आकृति के लूप में स्थित है डुडेनम की, और यहां से ये पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा किसके अंदर खुल जाती है? डुडेनम के अंदर खुल जाती है। अब देखा जाए तो इस ग्रंथि का जो अंतःस्रावी वाला भाग होता है, तो अंतःस्रावी वाले भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो क्या पाई जाती है? गुच्छों के रूप में पाई जाती है। अंतःस्रावी वाले भाग के अंदर कोशिकाएं कैसी होती है? गुच्छों के अंदर होती है, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहेंगे। यानी कि अंतःस्रावी वाला भाग होता है, उसमें कोशिकाएं गुच्छों के रूप में पाई जाएंगी, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो इसमें देखो ये कोशिकाएं जो होती है इसमें 2 प्रकार की होती है। एक तो इसमें अल्फा सेल होती है और एक इसके अंदर होती है बीटा सेल। जो अंतःस्रावी वाला भाग है, कोशिकाएं गुच्छों में पाई जाएंगी, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की सेल होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल तो ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करती है, और बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन करवाएगी, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करेगी। अर्थात अंतःस्रावी भाग तो हार्मोन का स्रावन करता है। इसी प्रकार से इसका जो बाह्यस्रावी वाला भाग होता है, जैसे कि इसके बाहर भी कोशिकाएं पाई जाती है, जो बाह्यस्रावी वाला भाग है, ये इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन करेगी। तो इस ग्रंथि का जो बाह्यस्रावी वाला भाग है, इस ग्रंथि का बाह्यस्रावी भाग क्या बनाता है? पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करेगा, और इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम हैं। जैसे पहला एंजाइम मान लिया ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम होता है इसमें ट्रिप्सिन, दूसरा आता है इसमें लाइपेज, और तीसरा आता है इसके अंदर एमाइलेज। तो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन वाला है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वाला जो एंजाइम होता है वो वसा यानी कि फैट का पाचन करता है।
इसी प्रकार से एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन करता है। तो इसमें 12 स्रावी भाग क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज जो वसा या फैट का पाचन करता है, इसी प्रकार से अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन करता है। इसमें यदि देखा जाता है कि डॉग के केस में इसकी जो आकृति होती है पैंक्रियाटिक ग्लैंड की या अग्नाशय की आकृति डॉग के अंदर कैसी होती है, वी शेप के अंदर होती है। वी शेप इसकी आकृति होती है डॉग के अंदर अग्नाशय ग्रंथि की। देखो इसमें नेक्स्ट है लीवर, जिसे हम यकृत के नाम से जानते हैं या इसे कलेजा के नाम से भी जानते हैं या इसे हम जिगर भी कहते हैं। तो इसके लीवर के कई नाम हैं, लीवर, यकृत, कलेजा या जिगर। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछते हैं तो वो कौन सी आती है, लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और उसके बाद हम इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहां पे होती है, तो इसकी पोजीशन डायफ्राम के ये बिल्कुल पास में होती है और उदर गुहा के अंदर ये कहां पे मिलेगी, दाहिनी ओर, यानी कि राइट साइड के अंदर ये पाई जाती है, इसकी पोजीशन होगी। और एडल्ट एनिमल के अंदर इसका यदि वजन की बात करें तो एडल्ट एनिमल में इसका जो वजन होता है वो 3 से 5 किलो इसका क्या होगा, वजन होता है। डायफ्राम के ठीक पास में उदर गुहा के दाहिनी ओर होगी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो होता है सॉफ्ट होता है, अर्थात कैसा होता है, मुलायम होता है। यदि इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है, इसका लाल भूरा रंग होता है, लाल भूरा रंग होगा, सॉफ्ट होगा। एडल्ट एनिमल में इसका वजन 3 से 5 किलो होता है। तो ये कैसी होती है, ये एनिमित होती है, अर्थात लीवर वाली जो ग्रंथि कैसी है, एनिमित होती है, रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर होती है। और इसके जो कोने होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं। और लीवर संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि होती है, संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि होती है। ये एनिमित होती है, रेक्टेंगुलर होती है, कोने गोल होते हैं। और लीवर ग्रंथि जो होती है ये बॉडी के अंदर व 2 लोब के अंदर क्या होती है, ये बटी हुई होती है। एक पार्ट को बॉडी और 2 पार्ट इसमें लोब के रूप में होते हैं, अर्थात ये बॉडी व 2 लोब में बटी हुई होती है, संयुक्त नलिकाकार होती है। कि जो लीवर की विसरल सतह होती है, लीवर की विसरल सतह के पास में एक नाशपाती के आकार की संरचना पाई जाती है। लीवर की जो विसरल सतह होती है वहां पे एक नाशपाती के आकार की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। आकार होता है इसका नाशपाती जैसा। तो आकार की जो संरचना है इसे हम जानते हैं गाल ब्लैडर के नाम से। तो इसे क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं, अर्थात हिंदी में इसको पित्ताशय के नाम से जानते हैं। तो लीवर की जो विसरल सतह है उसके पास में नाशपाती जैसी संरचना होगी जिसे गाल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। तो इस गाल ब्लैडर का मेन काम क्या होता है कि मेनली क्या है, लीवर के अंदर बनता है बाइल, जो बाइल जूस बनता है, और उस बाइल जूस का स्टोर कहां पे होता है, इस गाल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर होता है। अर्थात बाइल जूस का स्टोर हाउस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय या गाल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अर्थात ये बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। और इस बाइल जूस जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ है वहां से निकलती है बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट जो निकलती है तो ये किसके अंदर खुल जाती है, डुडेनम का जो एस आकृति का जो लूप बनता है उसके अंदर आके ये खुल जाएगी। तो डुडेनम के एस आकृति के लूप के अंदर ये खुल जाएगी। बाइल जूस को इस छोटी आंत का जो डुडेनम वाला भाग है उसके अंदर गिरा देती है। बाइल किसमें बनता है, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जो बाइल बनेगा वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। और इसको गाल ब्लैडर को बाइल का स्टोर हाउस भी कहते हैं। और यहां से बाइल डक्ट आके निकल के डुडेनम के अंदर खुल जाती है। लीवर के अंदर कुछ मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती है। लीवर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज जो कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है उनको हम जानते हैं कूफर सेल के नाम से। तो इनको कहते हैं कूफर सेल्स कहते हैं। और इन कूफर सेल्स का मेनली काम क्या होता है, फॉरेन बॉडी आती है जो कोई भी, उसको क्या करती है, ये नष्ट करती है। इसमें जो भी मर्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। मर्त पदार्थों को बाहर निकालना
ये काम होता है इसका। और फॉरेन बॉडी को क्या करती है, ये नष्ट करती है। यानी कि लीवर में पाई जाती है मैक्रोफेज कोशिकाएं, जिन्हें कुफर सेल के नाम से जानते हैं। और इसका मेन काम होता है फॉरेन बॉडी को नष्ट करना और मृत पदार्थों को बाहर निकालने का काम होता है। देखो, इसमें हम लीवर के कार्य के बारे में देख रहे हैं। तो लीवर का मेन काम क्या होता है, बाइल जूस का स्रावण करना। यानी कि लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस के अंदर क्या होता है, एक तो होता है बाइल साल्ट और एक होते हैं इसके अंदर बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर। और जो बाइल साल्ट होता है ये क्या करता है, फैट या वसा का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। ये फैट या वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, अर्थात फैट को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ेगा। और साथ में क्या करवाता है, लीवर इसका अवशोषण में भी सहायक होता है, अवशोषण भी करवाता है। अर्थात मेन काम इसके अंदर क्या होता है, बाइल जूस का स्रावन करता है, जिसमें बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं। और ये बाइल साल्ट क्या करेगा, फैट या वसा का इमल्सिफिकेशन करेगा और उसका अवशोषण करवाता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है या निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन इसमें कौन कौन सी होती है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इन सभी प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, संश्लेषण किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है। और उत्कीय प्रोटीन का संश्लेषण भी कौन करवाता है, उत्कीय प्रोटीन का संश्लेषण भी किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। और एक लीवर का मेन काम होता है ग्लाइकोजन का संश्लेषण करवाना। ग्लाइकोजन का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। और साथ में ग्लाइकोजन का क्या करता है, संग्रहण करता है, स्टोर करता है उसको। संग्रहण का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। ग्लाइकोजन का संश्लेषण भी कौन करवाता है, लीवर करवाता है। और उसके संग्रहण का काम भी करेगा, उसको इकट्ठा रखेगा। तो ये इसका काम होता है, लीवर का होता है। उत्कीय प्रोटीन का संश्लेषण, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। एक शरीर में बनने वाली अत्यधिक जहरीली गैस होती है। तो अत्यधिक जहरीली जो गैस है इसके अंदर अमोनिया, और इस अमोनिया को कम टॉक्सिक यूरिया के अंदर बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है। यानी कि कम टॉक्सिक यूरिया के अंदर कौन बदलता है, लीवर बदलता है। और लीवर के अंदर एक चक्कर चलता है, साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल जिसको बोलते हैं, ये वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा लीवर क्या करता है, जहरीली अमोनिया गैस को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो लीवर के अंदर में एक काम होता है, जैसे फैट है तो फैट को फैटी एसिड व गिल्सरोल, फैट को फैटी एसिड और गिल्सरोल में बदलता है। अर्थात फैटी एसिड और गिल्सरोल का क्या करवाता है, ये संश्लेषण करवाता है। तो ये काम किसका होता है, इसके अंदर लीवर का होता है। और वसा के अंदर जो घुलनशील विटामिन है, वसा के अंदर घुलनशील जो फैट सोलुबल विटामिन होता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, इनका क्या करवाता है, ये संग्रहण का काम करता है। इसका क्या करवाएगा, संग्रहण का काम करेगा, स्टोर का काम करेगा। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, के का संग्रहण करता है। और कुछ मिनरल्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एफी, कॉपर और कोबाल्ट, इनका भी क्या करता है, ये संग्रहण करता है या स्टोर करता है। इस मिनरल को भी स्टोर करता है, एफी को, कोबाल्ट को और कॉपर को। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के का संग्रहण करता है। फैट को फैटी एसिड और गिल्सरोल का संश्लेषण करवाता है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा के नाम से जानते हैं। स्प्लीन या प्लीहा के नाम से जानते हैं। तो इसे हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहते हैं ब्लड बैंक, या इसे हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी इसे जानते हैं। तो स्प्लीन या प्लीहा जो होता है, ये क्या होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है।
तो नलिका विहीन के अंदर पूछा जाता है कि नलिका विहीन में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी है, तो वो आएगी स्प्लीन या प्लीहा। इसकी पोजीशन के बारे में देखते हैं तो ये उदर गुहा के अंदर क्या होती है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर पाई जाती है। उदर गुहा के कहां पे पाई जाएगी, ये बाईं ओर पाई जाएगी, लेफ्ट साइड में पाई जाएगी। नलिका विहीन ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान या इसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। आकृति की बात करें तो आकृति कैसी होती है इसकी, दीर्घवृत्ताकार होती है। आकृति की बात करते हैं तो दीर्घवृत्ताकार आकृति की ये होती है। कि रंग की बात करें तो लाल, नीला और बैंगनी कलर होता है। इसका रंग की बात करते हैं, लाल, नीला, बैंगनी होता है। आकृति दीर्घवृत्ताकार होती है, ब्लड बैंक भी कहते हैं इसे, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नलिका विहीन सबसे बड़ी ग्रंथि है, उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होती है। हमारा टॉपिक है लार ग्रंथियां, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। एक आती है इसके अंदर पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। एक आती है इसके अंदर मैंडीबुलर, मैंडीबुलर या इसे बोलते हैं हम सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और एक ग्लैंड इसके अंदर हमारे पास आती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड। अब ये देखो, तीन प्रकार की सलाइवरी ग्रंथियां या लार ग्रंथियां पाई जाती है पशुओं के अंदर। तो उनमें देखा जाए तो ये तीनों की तीनों क्या होती है, पेयर के रूप में होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी पाई जाएंगी, तो ये पाई जाती है 3 जोड़ी, यानी कि एक जोड़ी ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो पेयर पूछा जाता है तो पेयर तो इनका क्या होता है, एक होता है। और इसकी यदि संख्या आपसे पूछ ली जाए कि पैरोटिड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 2-2 होती है। तो सभी की संख्या कितनी होगी, 2-2 होगी। अर्थात ये किसमें पाई जाती है, जोड़ी के रूप में पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड भी 2 होंगी, मैंडीबुलर ग्लैंड भी 2 होंगी और सबलिंगुअल ग्लैंड भी क्या होंगी, 2 होंगी। टोटल इसमें कितनी होगी, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्रंथियां जो होती है वो पाई जाती है। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। अब देखो, पैरोटिड ग्लैंड है तो सबसे पहले हम इसकी जानेंगे आकृति कैसी होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड की आकृति के बारे में जाने तो आकृति कैसी होती है, इसकी त्रिभुजाकार आकृति की ये होती है। और इसका यदि रंग पूछा जाता है तो रंग इसका लाल भूरा रंग होता है। आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार आकृति की होती है। रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। और इसके बाद इसकी आती है पोजीशन, यानी कि ये ग्रंथि होती कहां पे है। पोजीशन देखा जाए तो कान के आधार भाग के नीचे होती है, यानी कि कान का जो आधार भाग है उसके नीचे ये होती है, दोनों साइड के अंदर होंगी, अर्थात ये जोड़ी के रूप में पाई जाती है। तो ये इसकी पोजीशन होगी, कान के आधार भाग के नीचे ये पाई जाएगी। तो ये कान वाला भाग है और उसके नीचे ये ग्लैंड होंगी। और इस ग्रंथि के अंदर मेनली क्या होता है, सलाइवा का निर्माण होता है। और यहां से एक डक्ट निकलती है, नली निकलती है, और इस डक्ट को बोला जाता है स्टेंशन डक्ट। तो ये नली क्या कहलाती है, स्टेंशन डक्ट कहलाती है। और ये स्टेंशन डक्ट जो होती है वो ऊपर वाले जबड़े के अंदर जो 5th मोलर टीथ होता है, 5वां मोलर जो दांत होता है, वहां पे इसकी जो नली है वो क्या आती है, खुल जाती है, यानी अपना वो वहां पे श्रावण करती है। यानी कि हमने ये देखा था कि पैरोटिड ग्लैंड होती कहां पे है, कान के आधार भाग के नीचे स्थित होती है। और इसमें एक डक्ट नली निकलती है जो इसमें सलाइवा या लार बन रही है। तो ये नली इस सलाइवा को लेके जाती है, खुलती कहां है, ऊपर वाले जबड़े के अंदर, 5th मोलर टीथ के अंदर ये नली जो होती है खुल जाती है। और इसका यदि श्रावण देखा जाए तो किस प्रकार का होता है, इस ग्रंथि का जो श्रावण होता है वो सीरस प्रकार का होता है, यानी कि बिल्कुल तरल पदार्थ होता है। अर्थात इसका श्रावण कैसा होता है, सीरस प्रकार का होता है। तो ये था इसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हमने उसकी आकृति देखी, त्रिभुजाकार होती है, रंग इसका लाल भूरा होता है, पोजीशन कान के आधार भाग के नीचे होती है। और इसमें इस ग्रंथि से एक नली निकलती है, उसका नाम होता है स्टेंशन डक्ट। और ये खुलती कहां है, 5वां मोलर टीथ जो ऊपर वाले जबड़े में है वहां पे ये खुल जाएगी। और इसका श्रावण कैसा होता है, सीरस प्रकार का होता है। नेक्स्ट ग्रंथि है इसके अंदर मैंडीबुलर ग्लैंड। तो सबसे पहले मैंडीबुलर ग्लैंड के बारे में जानते हैं। तो मैंडीबुलर जो ग्लैंड होती है उसके अंदर हम देखें तो इसकी आकृति कैसी होती है। तो मैंडीबुलर ग्लैंड की जो आकृति कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है,
कैसी होगी ये? इलोंगेटेड होती है। और इस ग्रंथि के अंदर क्या होती है? लोबुलेटेड होती है, अर्थात इसके ऊपर जैसे हमने किडनी के अंदर लोब्स पाए जाते थे, बहुकोणीय पिंड पाए जाते थे, तो ये ग्रंथि भी क्या होती है? लोबुलेटेड होती है, खंडों के अंदर विभाजित होती है। यानी कि इस ग्रंथि के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? लोब्स पाए जाते हैं या खंड पाए जाते हैं। लोबुलेटेड होती है। और कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। उसके बाद हम देखा जाए कि जैसे इसकी पोजीशन देखी थी, तो ये ग्रंथि की पोजीशन क्या होती है? कहां पे होती है ये ग्रंथि? इसकी पोजीशन क्या है? नाम ही इसका मैंडिबुलर है। मैंडिबल का जो एंगल है उसके मीडियल बॉर्डर पर पाई जाती है। यानी कि मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो मैंडिबल एंगल के मीडियल बॉर्डर पर ये पाई जाती है, अर्थात दोनों साइड के अंदर होगी, ये पेयर के रूप में होती है। और इसमें जो डक्ट निकलती है इस ग्रंथि से, जो नली निकलती है, जैसे इसमें डक्ट का नाम था स्टेंशन डक्ट, और इस डक्ट का नाम क्या होता है? मैंडिबुलर डक्ट। तो इसका नाम होता है मैंडिबुलर डक्ट। और ये मैंडिबुलर डक्ट होती है वो कहां खुलती है? मैंडिबल के फर्श पे खुलती है। तो ये कहां पे खुलेगी? मैंडिबल के फर्श पे ये डक्ट खुल जाती है। और यदि इसका श्रावण की बात करते हैं तो इसका श्रावण कैसा होता है? इसका श्रावण मिक्स्ड प्रकार का होता है, अर्थात सीरस प्लस म्यूकस प्रकार, दोनों प्रकार का इसका होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसका श्रावण कैसा होता है? मिक्स प्रकार का होता है। इसकी पोजीशन कहां होती है? मैंडिबल का जो एंगल के मीडियल बॉर्डर पे ये स्थित होती है। आकृति कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। और लोब्स और खंडों में ये क्या होती है? विभाजित होती है। और इससे निकलने वाली डक्ट का नाम मैंडिबुलर डक्ट है। खुलेगी कहां? मैंडिबल की फर्श पे खुलती है। तो ये थी मैंडिबुलर ग्लैंड। अब आती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की यदि हम बात करते हैं तो ये तो हमने मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है ये कहां पे होती है? जीभ के नीचे आधार भाग पर। तो इस ग्रंथि की जो पोजीशन कहां होती है? जीभ के नीचे होती है। जीभ के नीचे आधार भाग पर ये होती है। और डक्ट के द्वारा ये कहां पे खुलती है? डक्ट के द्वारा ये मुख गुहा की फर्श पे खुलती है। मुख गुहा की फर्श पे ये खुलती है। तो ये होती है इसके अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये भी जोड़ी के अंदर पाई जाती है, अर्थात जीभ के आधार भाग के नीचे स्थित होगी और डक्ट के द्वारा ये मुख गुहा की फर्श पे खुलती है। और इसके श्रावण की बात करें तो इसका श्रावण भी कैसा होता है? मिक्स्ड प्रकार का होता है। इसका श्रावण भी कैसा होता है? मिक्स्ड प्रकार का होता है। तो ये होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो कौन सी है? तो उसका नाम है मैंडिबुलर ग्रंथि। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी आएगी इसके अंदर? मैंडिबुलर वाली जो ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन यदि हम घोड़े के अंदर बात करते हैं तो घोड़े के अंदर सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है, घोड़े में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है इसके अंदर पैरोटिड। तो घोड़े के अंदर यदि पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। और एक घोड़े के अंदर जो सबलिंगुअल ग्रंथि होती है, हमने देखा था जोड़े में होती है, दो होती है, लेकिन घोड़े के केस के अंदर सबलिंगुअल जो ग्रंथि होती है वो एक होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। तो घोड़े के अंदर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो वो आएगी पैरोटिड। और सबलिंगुअल ग्रंथि की संख्या यदि पूछी जाती है तो वो कितनी आएगी? एक आएगी। तो उसके बाद इसमें एक देखते हैं कुत्ते के अंदर। और कुत्ते के अंदर क्या होती है? एक लार ग्रंथि अतिरिक्त पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम जाइगोमैटिक ग्लैंड। जाइगोमैटिक ग्रंथि जो होती है घोड़े के कुत्ते के अंदर, कुत्ते में एक अतिरिक्त सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि होती है, उसका नाम है जाइगोमैटिक ग्लैंड। यानी कि जाइगोमैटिक ग्रंथि अतिरिक्त पाई जाती है कुत्ते के अंदर। और फाउल की यदि हम बात करते हैं तो फाउल के अंदर जो सभी ग्रंथियों का जो श्रावण होता है, सभी प्रकार की ग्रंथियों का श्रावण कैसा होता है? म्यूकस प्रकार का होता है। सभी प्रकार की ग्रंथियों का श्रावण कैसा होता है? म्यूकस प्रकार का। और इसमें हमने ये देखा था कि पैरोटिड के अंदर तो कैसा था? इसके अंदर सीरस प्रकार का। मैंडिबुलर के अंदर कैसा था? मिक्स प्रकार का। और सबलिंगुअल में भी कैसा था? मिक्स प्रकार का। लेकिन फाउल के केस में सभी ग्रंथियों का श्रावण कैसा होता है? म्यूकस प्रकार का।
और इसके इन ग्रंथियों की जो लार होती है, सलाइवा होती है, तो इसमें कोई भी प्रकार का जो एंजाइम होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। कोई किसी प्रकार का एंजाइम इसके अंदर नहीं होता। हम देखते हैं कि लार ग्रंथियों के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करती हैं। तो लार ग्रंथियों का मेन काम क्या होता है? लार बनाना। लार को कहते हैं सलाइवा, यानी कि लार का क्या करती है? ये स्रावण करती है, लार का निर्माण करती है। अब लार मेनली क्या काम करता है? लुब्रिकेट का काम करता है। लार का मेन काम क्या होगा? लुब्रिकेट का काम करेगा, अर्थात भोजन को लसलसा बनाएगा, जिससे भोजन का पाचन जो है और भोजन का डीग्लूटिनेशन है, भोजन को निगलने का काम जो होता है वो आसानी से हो जाता है। यानी कि एक तो इसके अंदर लार का स्रावण होता है, और लार का मेन काम क्या होता है? लुब्रिकेशन का होता है, लुब्रिकेट करता है, और जिससे इसमें किसमें सहायता मिलती है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? भोजन को चबाने के अंदर सहायक होता है। और एक होता है डीग्लूटिनेशन, और डीग्लूटिनेशन का मतलब होता है भोजन को निगलना जो होता है वो आसान हो जाता है लार के द्वारा। और इसके अंदर लार के क्या काम होंगे? लार जो होती है वो रूमन की जो पीएच है, रूमन की पीएच को क्या बनाए रखती है? नॉर्मल बना के रखती है। और रूमन के जो अंदर कंटेंट होते हैं, रूमन के कंटेंट की जो तरलता है उसको भी ये बना के रखती है। तो ये काम किसका करता है? लार करती है ये काम, यानी कि रूमन की पीएच का मेंटेन भी करेगी और रूमन के कंटेंट्स जो होते हैं उसकी तरलता को भी बना के रखती है। देखो, लार के अंदर देखा जाए कि एक एंजाइम होता है एमाइलेज। लार के अंदर जो इमाइलेज जो एंजाइम होता है वो इसमें नहीं पाया जाता, यहां पाया भी जाएगा तो बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर ये पाया जाता है। तो लार में या लार ग्रंथियों के स्रावण के अंदर जो सलाइवा या लार होती है उसमें एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है या बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर होता है। तो इसको एक बार देखते हैं हम। कार्य के अंदर देखा, सबसे पहले मेन काम इसका इसमें लार और सलाइवा का स्रावण करना होता है। लार जो होती है लुब्रिकेट का काम करती है, भोजन को लसलसा चिकना बनाती है, जिससे मैस्टिकेशन और डीग्लूटिनेशन के अंदर हेल्प मिलती है, अर्थात भोजन को चबाने में, भोजन को निगलने में। रूमन की पीएच को नॉर्मल बना के रखती है, रूमन के जो कंटेंट है उसकी तरलता को बना के रखती है। और पालतू पशुओं के अंदर देखा जाए तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है या बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर पाया जाता है।